Hello guys, in this video we will discuss Aloha protocol. Aloha protocol किस लेयर पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये सारी डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। बेसिकली Aloha प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, इसलिए Aloha प्रोटोकॉल को डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा डेटा लिंक लेयर के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि डेटा लिंक लेयर जैसा हम लोग जानते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर फिजिकल, सेकंड डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एटसेट्रा। तो इस सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर को हम दूसरे मॉडल में यदि देखें, दूसरा मॉडल हमारे पास कई डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा OSI मॉडल होता है जिसमें 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, then session layer, presentation layer and lastly application layer। ये 7 लेयर्स होते हैं। इस 7 लेयर्स के डेटा लिंक लेयर हमारा सेकेंड लेयर कहलाता है OSI मॉडल का। अदर मॉडल भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं जिसको कहते हैं IEEE, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है उसको हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट IEEE 802। इस IEEE प्रोजेक्ट IEEE 802 में इस डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट को कहते हैं LLC और दूसरे को कहते हैं हम लोग मैक सब लेयर। इस डेटा लिंक लेयर का दो सब पार्ट हो गए प्रोजेक्ट IEEE 802 के अंदर में। हम इसी LLC और मैक के बारे में डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर का, जिसमें स्पेशली मैक लेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे जैसे एलोहा एटसेट्रा, एलोहा, CS में एटसेट्रा। इस डेटा लिंक लेयर में दो मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं LLC सब लेयर IEEE 802.2 और दूसरा हमारा होता है मैक सब लेयर। LLC के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ट्रांसमिशन पॉलिसी क्या होगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड्स क्या होंगे, फ्रेमिंग का कंसेप्ट क्या होगा। ट्रांसमिशन पॉलिसी में भी दो तरह के हैं, नॉइजलेस चैनल, नॉइजी चैनल्स एटसेट्रा। देन नॉइजलेस चैनल में सिंपलेस्ट और स्टॉप एंड वेट मेथड को यूज करते हैं। नॉइजी चैनल्स में स्टॉप एंड वेट ARQ को यूज करते हैं और स्लाइडिंग विंडो को यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो के दो पार्ट हैं, गो बैक N ARQ जो कि सिंक्रोनस कहलाता है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ एसिंक्रोनस होता है, और एरर डिटेक्शन के अंदर में हम लोग लीनियर ब्लॉक कोडिंग यूज करते हैं, जिसके अंदर सिंपल प्रायोरिटी 2D, पैरिटी बिट्स चेकिंग, CRC, चेकसम एटसेट्रा वगैरह को यूज करते हैं। और करेक्शन के लिए हैमिंग कोड यूज करते हैं, जिसके अंदर सेक और सेकडेड मेथड को यूज किया जाता है। ये हमारे एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम है। LLC का और भी काम है, जैसे फ्रेमिंग कैसे होंगे, यानी डेटा लिंक लेयर पर जो भी डेटा हमारा सेंड होगा वो फ्रेम के फॉर्म में होगा, और इस फ्रेम का साइज यदि फिक्स्ड हो तो इसको हम फिक्स साइज फ्रेमिंग कहते हैं, और यदि साइज वेरिएबल हो, यानी कि डेटा का साइज कभी 20 किलोबाइट, 10 किलोबाइट इस तरह से वैरी कर रहा हो तो वो वेरिएबल कहलाता है। और यदि हर एक फ्रेम की साइज यदि 10 KB है तो उसको हम फिक्स फ्रेमिंग कहेंगे। और फिक्स फ्रेमिंग होता है हमारा ATM प्रोटोकॉल में। वेरिएबल के लिए लेंथ की बेसिस पे भी हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं और डेलीमीटर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। डेलीमीटर के अंदर कैरेक्टर बाइट स्टफिंग होता है, बिट स्टफिंग होते हैं और क्लॉक फॉर्म में होते हैं।
क्लॉक का जो प्रोटोकॉल है वो सोनेट है और बिट स्टफिंग में HDLC प्रोटोकॉल को यूज करते हैं और कैरेक्टर बाइट स्टफिंग में PPP बाइसिंक और DDCMP को यूज किया जाता है। ये सब काम हमारे LLC सब लेयर के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लेयर है उसको कहते हैं मैक्स सब लेयर। ये मैक्स सब लेयर में 3 तरह के काम करेंगे। स्टैटिक एलोकेशन, इस स्टैटिक एलोकेशन को मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं और इसमें FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और CDM, ये 3 तरह के स्टैटिक एलोकेशन हम लोग करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे हमारे यूज होते हैं शेयरेबल मीडिया में। अब शेयरेबल मीडिया क्या है इसको पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग में यदि कोई सिस्टम हमारा आपस में कनेक्टेड हो इस तरह से, तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाएगा। हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। या इसमें एक और भी हम नोड अटैच कर दें तो हर एक नोड आपस में एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। तो ऐसे में किसी तरह का शेयरेबल मीडिया नहीं होता। सोर्स और डेस्टिनेशन डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हमारे पास कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे टोपोलॉजीज हैं जिसमें मीडिया हमारा शेयर्ड होता है। जैसे ये हमारा एक बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। कई डिफरेंट नोड्स एक पर्टिकुलर लिंक ये शेयर्ड मीडिया से कनेक्टेड है। ये हमारा शेयर्ड मीडिया है। अब यदि सारे नोड एक साथ डेटा अपना ट्रांसमिट करें तो कोलिजन होने की चांसेस है। अब इस कोलिजन्स में किसी का भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, सारे के डेटा लॉस्ट हो जाएंगे। इसी शेयर्ड मीडिया को मल्टीपल एक्सेस में कैसे हम कंट्रोल करें कि हमारा मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिट हो पाए। इसी शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ मैक्स सब लेयर की बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है शेयर्ड मीडिया के केस में है। जब सेम चैनल को और शेयर्ड मीडिया को मल्टीपल यूजर मल्टीपल सिस्टम एक्सेस कर रहे हों वहाँ कोलिजन की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस कोलिजन को कैसे मिनिमाइज करना है, इसी के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक एलोकेशन, कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स और अदर डायनेमिक और रैंडम मेथड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टैटिक के केस में हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है और जो भी हमारा बैंडविड्थ है, यदि ये हमारा बैंडविड्थ है 500 का, तो इसमें हम बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं और हर एक बैंडविड्थ में जो डिवीजन हुआ है उस डिवीजन को हम किसी पर्टिकुलर को वेंडर्स को हम अलाउ करते हैं या किसी पर्टिकुलर यूजर को यूज करते हैं कि ये यूजर ए इस फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा और बी हमारा दूसरे फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, ताकि किसी तरह का कोई कोलिजन ना हो। इसी तरह से टाइम डिवीजन में टाइम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं और डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट टाइम में ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को अलाउ करते हैं। कंट्रोल एक्सेस के केस में हमारे पास मास्टर और स्लैब का कंसेप्ट होता है, जिस मास्टर एंड स्लैब में एक हमारा कंट्रोलर होता है, रेस्ट हमारा यूजर होते हैं। जिस यूजर को भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है उस केस में वो अपने सेंट्रल नोड या मास्टर नोड से परमिशन लेते हैं कि भाई हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, परमिट करो। यदि चैनल फ्री होता है तो सेंट्रल नोड उसको अलाउ करते हैं। या इस कंट्रोल्ड एक्सेस में टोकन का भी कंसेप्ट है, जिसके पास टोकन होगा वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये कंट्रोल्ड एक्सेस का केस होता है। तीसरा केस हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस डायनेमिक मेथड। और इस रैंडम एक्सेस में हमारा जो शेयर्ड मीडिया है उसमें कोई भी नोड किसी भी समय कोई भी डेटा किसी भी साइज का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
बहुत प्रॉब्लम होगा कि भाई कैसे हम इसको कंट्रोल करें कि कोलिजन ना हो। इसी का प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करेंगे जो आगे देखेंगे। शेयर्ड मीडिया को कैसे एक्सेस करना है, इसके 3 मेथड हो गए, स्टैटिक एलोकेशन, कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स, और लास्ट में हमारे पास ये टोकन पासिंग के 2 मेथड होते हैं, टोकन बस एंड टोकन रिंग, जिसको कि IEEE प्रोजेक्ट में टोकन बस को 802.4 के नाम से भी जानते हैं, IEEE, और इसमें इनकोडिंग मेथड मैनचेस्टर इनकोडिंग या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग को यूज करते हैं। टोकन रिंग भी हमारा है जिसका IEEE नेम होगा 802.5, और इसमें इनकोडिंग मेथड मैनचेस्टर इनकोडिंग या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग होगा। इन सबों के बारे में बाद में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ मेन कंसेप्ट है डायनामिक एलोकेशन और रैंडम एक्सेस, जो कि हमारा शेयर्ड मीडिया को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। शेयर्ड मीडिया में मल्टीपल सिस्टम एट ए टाइम हमारे शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करते हैं, जिसमें कि पहला प्रोटोकॉल जो सबसे पहले बना था दैट इज कॉल्ड एलोहा प्रोटोकॉल। और इस एलोहा प्रोटोकॉल में हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका थ्रूपुट पता करते हैं कि इसकी थ्रूपुट क्या होगी, और ये निकालने के लिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वनरेबल पीरियड क्या है, वनरेबल टाइम क्या है। इस एलोहा का पहले तो एलोहा बनाए थे, लेकिन बाद में इसमें देखा गया कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो इसको स्लॉटेड एलोहा में भी हम लोग डिवाइड कर दिए। तो एलोहा के 2 पार्ट हो गए, एक हमारा प्योर एलोहा, दूसरा कहलाएगा स्लॉटेड एलोहा। प्योर एलोहा की जो एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसको ईटा मैक्स से दिखाते हैं GE⁻⁻2G, और स्लॉटेड एलोहा में इसकी एफिशिएंसी ईटा मैक्स GE⁻⁻G। इसमें मेनली एफिशिएंसी क्या है और इसके वनरेबल पीरियड क्या है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। इसी की बेसिस पर इसकी एफिशिएंसी डिसाइड होगी। एलोहा के बाद जो हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है सीएसमा, और सीएसमा के अंदर हम 4 तरह के सीएसमा पढ़ेंगे, 1 परसिस्टेंट सीएसमा, नॉन परसिस्टेंट सीएसमा, पी परसिस्टेंट सीएसमा और ओ परसिस्टेंट सीएसमा। ये 4 तरह के इसके कैटेगरीज हैं, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन आता है सीएसमा सीडी, जो हमारा वायर्ड मीडिया में काम करता है, और इस सीएसमा सीडी में ईथरनेट पॉपुलर है, जिसका कि IEEE नेम होगा IEEE 802.3, और इसके अंदर जिस इनकोडिंग को हम यूज करेंगे दैट इज मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। नेक्स्ट हमारा होता है फास्ट ईथरनेट, जो सीएसमा सीडी का ही पार्ट है, और इसमें हम 802.3U IEEE पे होते हैं, इसका इनकोडिंग मेथड ये है। देन वायरलेस मीडिया में हम सीएसमा सीए को यूज करते हैं। यहाँ 2 तरह के टर्म्स यूज हो गए, CD और CA। CD मीन्स कोलिजन डिटेक्शन और ये है कोलिजन अवॉइडेंस। सीएसमा वायर्ड मीडिया में कोलिजन होने के बाद हम कंट्रोल करते हैं, और सीएसमा वायरलेस के केस में कोलिजन होने के पहले ही हम अपने शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इन सबों पे हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा टोकन पासिंग का है, और इसके अंदर स्टैटिक एलोकेशंस वगैरह भी आते हैं। मैक सब लेयर के अंदर में एग्जामिनेशन पॉइंट और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सीएसमा सीडी और सीएसमा है। लेकिन सीएसमा और सीएसमा सीडी को जानने के पहले एलोहा जानना जरूरी है, क्योंकि इसका सोर्स एलोहा ही है। एलोहा के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव करने के लिए ही फर्दर हम अदर मेथड्स को डेवलप किया, जिसमें एलोहा के बाद फर्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल आया दैट इज कॉल्ड सीएसमा, और सीएसमा में जो भी प्रॉब्लम्स रह गए उसको हमने सीएसमा सीडी में रिमूव किया। मगर सीएसमा सीडी हमारा वायर्ड के लिए तो काम अच्छी तरह से किया, वायरलेस में इसमें प्रॉब्लम होने लगा, इस वजह से एक अलग प्रोटोकॉल
वायरलेस के लिए सीएसमा सीए को यूज किया, जिसमें हर एक जगह पे हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे कि एलोहा में प्योर एलोहा की एफिशिएंसी क्या होगी, स्लॉटेड एलोहा की एफिशिएंसी क्या होगी, सीएसमा में वन परसिस्टेंट की एफिशिएंसी क्या है, सीएसमा सीडी की एफिशिएंसी क्या है, सीएसमा सीए की एफिशिएंसी क्या है। ये इसका मेन पार्ट है। ये वीडियो स्पेशली एलोहा के लिए हम बना रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम सीएसमा और सीएसमा सीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में सीएसमा सीए चूंकि वायरलेस सिस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है और ये एक अलग ही कंसेप्ट है, तो इसके बारे में हम लोगों को वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर जब कोई काम करना होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा प्रोटोकॉल्स है जिसमें जितने भी एब्रिविएशन यूज किए गए उनका ये डिस्क्रिप्शन है। अब मेन पॉइंट है जो हमारा डेटा लिंक लेयर का मैक लेयर है, मैक सब लेयर है, वो मीडिया एक्सेस या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल जो हमारा है, इसका इशू क्या है। इस मैक मीडिया में सबसे पहला इशू होता है हु गोज नेक्स्ट। यदि शेयर्ड मीडिया में बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो सबसे पहले कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, ये डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है। यदि हम ये डिसाइड नहीं करें तो सारे नोड्स एट ए टाइम डेटा ट्रांसमिट करेंगे और कोलिजन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डेटा करप्ट होगा। दूसरा होता है प्रोटोकॉल यूज फॉर हु गोज नेक्स्ट आर नोन एज मैक। तो मैक पर का जो सबसे पहला इशू है कि सबसे पहले कौन डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ये इस प्रोटोकॉल पे हम लोग सीखते हैं। The key issues involved here are where and how the control is exercised. कहाँ और कैसे हम कंट्रोल को एक्सेस करेंगे who goes next के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसमें कहाँ पे हमको ये अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसको हमें जानना होगा। तो जो सबसे पहला है मैक सब लेयर का डेफिनेशन। The MAC sublayer is accountable for managing how devices on a network gain access to the shared media or channel, ensuring that data is delivered reliably in the correct order and to the correct destination. अब इसकी क्या मीनिंग है। जब हम शेयर्ड मीडिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उस शेयर्ड मीडिया में हमारा जो मीडिया होगा उस मीडिया पे कई डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे और ये सारे सिस्टम्स इस शेयर्ड मीडिया को यूज कर रहे हैं। तो यदि इनके हम नेमिंग कर दें, या वैसे तो इसके लिए आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए इसका कैरेक्टर बेस्ड नाम ABC डी दे रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आईपी एड्रेस से कंट्रोल होते हैं। तो यदि ए डी को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, यदि डी को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो ए हमारा सोर्स होगा और डी हमारा डेस्टिनेशन होगा। अब इस डेस्टिनेशन में यदि हम किसी डेटा को सेंड कर रहे हैं ए से डी की ओर, तो ये डेटा किसको मिलना चाहिए, डी को ही मिलना चाहिए, सी और बी को ये नहीं मिलना चाहिए। या कैसे हम कंट्रोल करें कि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ डी ही यूज करे, सी और बी इसको एक्सेस ना करें। दैट इज कॉल्ड करेक्ट डेस्टिनेशन। करेक्ट ऑर्डर का मीनिंग है कि ए के पास यदि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो बड़े डेटा को हम एट ए टाइम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया और इसकी नंबरिंग हमने कर दी। तो ये एक छोटा सा सब पार्ट जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं इस शेयर्ड मीडिया पे, तो डेटा लिंक लेयर पर इसी को हम कहते हैं फ्रेम। ये मेरा फर्स्ट फ्रेम हुआ, ये मेरा फ्रेम नंबर 1 है, फ्रेम नंबर 2 है, फ्रेम नंबर 3 है। तो जो भी फ्रेम हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो ट्रांसमिट ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पहले फर्स्ट फ्रेम हमारा डेस्टिनेशन के पास सेंड हो, देन सेकंड, देन थर्ड।
इसी को कहते हैं इनकरेक्ट ऑर्डर। और डिलीवर्ड रिलायबली कहने का मतलब है कि फ्रेम 1 का जो भी मैसेज और जो भी डेटा है वो डेटा उसी फॉर्म में हमारे डी को मिलना चाहिए। इन केस यदि इस जगह पे किसी तरह का बिट में चेंजिंग होता है, डेटा में चेंजिंग होता है, तो इसके लिए हमारे पास एरर डिटेक्शन करेक्शन मेथड्स वगैरह दिए हुए हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। तो ये हमारा करेक्शन मेथड्स में हम सिंपल पैरिटी मेथड यूज कर सकते हैं, 2D पैरिटी यूज कर सकते हैं, CRC यूज कर सकते हैं, चेकसम यूज कर सकते हैं, और करेक्शन के लिए हैमिंग कोड के अंदर सेक और सेक एंड डेड मेथड्स को यूज करके हम एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे LLC पर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम होते रहते हैं। तो ये प्रॉपर वे में डी को मिले, दैट इज कॉल्ड डिलीवर्ड रिलायबली। तो मैक लेयर में जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं किसी शेयर्ड मीडिया पर, तो डेटा हमारा जो फ्रेम के फॉर्म में है प्रॉपर डेस्टिनेशन या करेक्ट डेस्टिनेशन को मिलना चाहिए, इसके फ्रेम्स ऑर्डर में मिलने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैक सब लेयर को। ये काम कैसे होगा, इसी के लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आई मीन रूल को हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये काम हमारा वायर्ड में भी हो सकता है, वायरलेस में भी हो सकता है। तो वायर्ड में कैसे काम करेंगे और वायरलेस में कैसे काम करेंगे। वायर्ड के में हम लोग CSMA/CD को यूज करते हैं, और CSMA/CD के अंदर में ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, फाइबर ईथरनेट एक्सेट्रा को यूज करते हैं। वायरलेस के केस में CSMA/CA को यूज करते हैं। अभी इस मैक सब लेयर पर अभी जस्ट हमने आपको दिखाया कि चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल 3 तरह से हम लोग शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करते हैं। पहला होता है स्टैटिक एलोकेशन, इसको चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसके अंदर FDMA, TDMA, CDMA को यूज किया जाता है, जो हम प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं। दूसरा मेथड होता है इस शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करने का, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस, और इस कंट्रोल्ड एक्सेस में पोलिंग, रिजर्वेशन और टोकन पासिंग को यूज करते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ हमने दिखाया था। देन थर्ड मेथड हमारा होता है रैंडम एक्सेस डायनेमिक एलोकेशन, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एलोहा, CSMA/CD और CSMA/CA को यूज करते हैं। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव एलोहा है। एलोहा को हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे। उसके पहले मैक सब लेयर्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो जानेंगे, फिर इसके अदर फीचर्स वगैरह को जानने के बाद एलोहा को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऊपर हमने बताया था कि इसमें वेयर एंड हाउ का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो वेयर कहने का मतलब हो गया, जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा को ट्रांसमिट करते वक्त हमारा टोपोलॉजी मेन काम करता है। यदि हमारा कुछ ऐसा टोपोलॉजी हो कि सारे नोड किसी सेंट्रल नोड से कनेक्टेड हो, इस तरीके से हो, जिसको हम लोग टोपोलॉजी के सेंस में स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 तरह के टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं। यह हमारा टोपोलॉजी सेंट्रलाइज है, इसमें सेंट्रल नोड हमारा दिया हुआ है और जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा उस सेंट्रल नोड के गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगा। यदि ए को डेटा ट्रांसमिट करना है, ए डेटा डी को ट्रांसमिट करना चाह रहा है और बी डेटा सी को ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो ए पहले डेटा को ट्रांसमिट करेगा या बी, ये डिसाइड करेगा सेंट्रल नोड। अब किस तरह से डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी के बेस पे कर सकता है, TDMA, FDMA, जो भी रीजन हो, जैसे भी हो, ये हमारा सेंट्रल नोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे टोपोलॉजी में हमारा सेंट्रलाइज होता है। और कभी कभी ऐसा भी हमारा टोपोलॉजी होता है जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक लोकेशन पर नहीं होकर के डिफरेंट लोकेशंस। सपोज एक इंडिया में है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा रसिया, चौथा
चाइना वगैरह में है, तो वैसे केस में हम डेटा को कैसे ट्रांसमिट करें। इसके लिए दो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। सेंट्रलाइज, ये हमारा सेंट्रलाइज का केस कहलाएगा, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड का केस कहलाएगा। सेंट्रलाइज के केस में वन नोड हैज फुल ऑथोरिटी टू ग्रांट एक्सेस द नेटवर्क। सिंपल लॉजिक एट एवरी नोड, हर एक नोड पे सिंपल लॉजिक होता है। ग्रेटर कंट्रोल टू प्रोवाइड प्रायोरिटी, ओवरराइड एंड गारंटीड बैंडविड्थ। हम एक को कितना बैंडविड्थ दे, कितनी पावर दें, ये सारी चीजें सब सेंट्रल नोड पे डिपेंड करती है। इजी कोऑर्डिनेशन एंड लोअर रिलायबिलिटी, सेंट्रलाइज के केस में ये सारे फीचर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में नोड्स कैन डायनेमिकली डिटरमाइन ट्रांसमिशन ऑर्डर, कोई भी नोड किसी भी ऑर्डर में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर होगा वो रिलायबल होना चाहिए। कम्प्लेक्स भी होते हैं, स्केलेबल भी होते हैं। स्केलेबल कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा साइज है नेटवर्क का, इसमें अभी करेंटली 4 नोड को ऐड किया है। इन फ्यूचर यदि इसमें कोई एक्स्ट्रा नोड भी ऐड होता है तो इस नोड को वो एक्सेस कर ले हमारा टोपोलॉजी, इस फीचर्स को हम स्केलेबल कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस नोड्स में इस तरह के प्रोटोकॉल्स में होते हैं। तो वेयर का मतलब हो गया आइदर इट इज इन सेंट्रलाइज फॉर्म और इन डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में भी शेयरिंग है, इस केस में भी शेयरिंग है। यहाँ पर इस नोड की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे इस चैनल की शेयरिंग हो रही है। तो हर जगह पे हमें बैंडविड्थ वगैरह और सारी फीचर्स को हमें देखना होता है। ये मेरा वेयर का पार्ट है। अब हाउ, ऊपर के स्लाइड्स में हमने बताया था दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, वेयर एंड हाउ। तो हाउ का मीनिंग हो गया हम डेटा को कैसे भेजें। तो इसके दो केस होते हैं, एक सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस के केस में डेडिकेटेड स्पेसिफिक कैपेसिटी टू अ कनेक्शन, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा उसकी साइज फिक्स्ड होती है। उसमें हम सारी चीज़ें फिक्स कर देते हैं कि इसी लिमिट के अंदर जाएंगे, डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। एसिंक्रोनस एलोकेट्स कैपेसिटी डायनेमिकली, जिसको कि बर्स्ट नेचर भी कर सकते हैं। और इस केस में हमारा डेटा का जो साइज होगा वो वेरिएबल होगा। कब कितने बड़े डेटा को हमको ट्रांसमिट करना है, कैसे उसको ट्रांसमिट करना है, ये सारी चीजें एसिंक्रोनस में हम लोग देखते हैं। तो दो तरह के मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मैक के गोल्स क्या हैं? अभी आपने देखा कि मैक में दोनों तरह की चीजें होती है, सेंट्रलाइज भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में हर एक नोड को इक्वल प्रायोरिटी होती है। जबकि सेंट्रलाइज यदि यूज कर रहे हैं तो सेंट्रल नोड पर डिपेंड करता है कि किस नोड को हम प्रायोरिटी दे, पहले किसको हम एक्सेस करने का परमिशन दे। हर एक में जो भी ट्रांसमिशन होगा आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज में, लिमिटेशन टू वन नोड, कोई भी नोड एक ही नोड डेटा को ट्रांसमिट एट ए टाइम करे तो कोलिजन कम होगा, और ये लिमिटेशन हमें रखना होता है। फेयरनेस, एवरी नोड हैज टू गिवन इक्वल प्रायोरिटी। यदि नेटवर्क में शेयर्ड मीडिया है तो हम जनरली रैंडम के केस में हमें देखना होता है कि फेयर है या नहीं। यदि शेयर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और रैंडम मेथड है तो इसमें शेयर्ड मीडिया को बहुत सारे नोड्स एट ए टाइम एक्सेस करते हैं। सेम टाइम में इक्वल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेम टाइम में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वहां पर हम किस तरह से कंट्रोल करें कि सारे नोड अपने डेटा को परफेक्टली और करेक्ट टाइम में ट्रांसमिट कर पाए। रिसीव्ड बाय वन स्टेशन ऑर्डरली वन पैकेट। तो जो भी हमारा पैकेट है वो पैकेट डेस्टिनेशन को प्रॉपर ऑर्डर में मिलना चाहिए, ये हमारा रिसिप्ट का कंसेप्ट होता है। सपोर्ट रियल टाइम ट्रैफिक, गोल मैक का जो कंसेप्ट है वो रियल टाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। द एक्सेस डिले मस्ट बी मिनिमाइज, जो नेटवर्क के एक्सेसिंग डिले होता है वो मिनिमम होना चाहिए।
अवेलेबल बैंडविड्थ मस्ट बी यूटिलाइज एफिशिएंटली। हमारे पास जो भी बैंडविड्थ मिले हुए हैं उस बैंडविड्थ का पूरा यूटिलाइज हर समय होना चाहिए ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। एरर लिमिटेशन, कम से कम एरर हमारा हो ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन किसी तरह का बिट की चेंजिंग ना हो, ये ध्यान रखना होता है। रिकवरी, यदि नेटवर्क फेल करता है किसी वक्त तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो। Reconfigurability, if a node joins or removes then reconfigure automatically। कभी कभी वायरलेस नेटवर्क के केस में होता है कि एक नोड कनेक्ट हुआ और फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो अगेन यदि वो इस नेटवर्क में आता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को रिकॉन्फ़िगर कर ले। कंपैटिबिलिटी, ड्यू टू डिफरेंट वेंडर्स नोड बीइंग ऑफ डिफरेंट नेचर, चूंकि एक ही डिवाइस कई कंपनी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे माउस है तो माउस की बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके बीच आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। यदि कंपैटिबिलिटी नहीं है, सपोज वेंडर ए का माउस है और सिस्टम वेंडर बी का है, तो यदि कंपैटिबिलिटी ना हो तो वेंडर ए का माउस वेंडर बी के सिस्टम पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रीवियस स्लाइड में हम बता चुके हैं। एलोहा, यहाँ से हमारा एलोहा शुरू होता है। इसके पहले तक जो भी चीजें थी वो सब मैक लेयर से रिलेटेड थे, जस्ट इंट्रोडक्शन था। किसी और वीडियो में हम उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे वन बाय वन। यहाँ पर मेरा मेन मोटो एलोहा बताना था। एलोहा, इट वाज डेवलप्ड at the University of Hawaii around 1970। 1970 के अराउंड में ये एलोहा प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था। इट वाज डिजाइंड फॉर ए रेडियो वायरलेस लैन बट इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेयर्ड मीडियम। स्पेशली इसका डिजाइन हुआ था वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, लोकल एरिया नेटवर्किंग लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए, लेकिन बाद में इसको शेयर्ड मीडिया में भी हम लोग यूज करने लगे। एलोहा को हम लोग ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहते हैं। ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहने का मतलब, चूंकि ये शेयर्ड मीडिया पे काम कर रहा है और शेयर्ड मीडिया में कई डिफरेंट सिस्टम्स किसी एक चैनल से कनेक्टेड होते हैं, तो इस शेयर्ड चैनल से यदि कनेक्टेड हैं तो इस पर यदि एट ए टाइम सारे लोग डेटा ट्रांसमिट कर दें तो कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। ये एलोहा यही करता है। इनिशियली जो एलोहा का डेवलपमेंट हुआ था उसमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई भी नोड कभी भी किसी भी समय जितना भी अमाउंट में डेटा है अपने शेयर्ड मीडिया पे ट्रांसमिट कर सकते थे। तो इसी वजह से इसको कहते हैं ब्लाइंड प्रोटोकॉल, और इसी ब्लाइंडनेस की वजह से यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होता है। एनी टाइम कोई भी नोड किसी भी समय डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। नो कैरियर सेंसिंग, कोलिजन हुआ नहीं हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना डेटा ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। तो इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कोलिजन, चूंकि शेयर्ड मीडिया है, एक से अधिक नोड सेम चैनल पर डेटा ट्रांसमिट कर दें तो कोलिजन की संभावना बढ़ जाती है, और कोलिजन होगा ही यदि सेम टाइम में दो नोड सेम शेयर्ड मीडिया पे डेटा को ट्रांसमिट कर दें तो कोलिजन होना अनिवार्य है। एक्नॉलेजमेंट, अब कहीं कहीं पे हम एक्नॉलेजमेंट यूज करते हैं कि भाई कोलिजन ना हो, इसके लिए जरूरी है इस एलोहा प्रोटोकॉल में, ये हमारा एक टोपोलॉजी है जिसमें ये नोड हमारा, ये लाइन हमारा शेयर्ड मीडिया है और इससे कई डिफरेंट सिस्टम कनेक्टेड हैं, ए बी सी एंड डी, और भी अदर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहने का मतलब है ए को यदि डेटा ट्रांसमिट करना है टाइम 7 AM में, इसी समय सी भी डेटा को ट्रांसमिट यदि करता है तो ये दोनों जो फ्रेम होंगे वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। और चूंकि एलोहा प्रोटोकॉल ब्लाइंड प्रोटोकॉल होता है इसलिए इस शेयर्ड मीडिया पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये बिना देखे हुए किसी भी साइज में
कभी भी किसी भी समय अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहते हैं और इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। एनी टाइम कभी भी भेज सकते हैं। नो कैरियर सेंसिंग, यहाँ कोलिजन हुआ या नहीं हुआ, ये यदि डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड मीडिया में हर एक नोड को इक्वल प्रायोरिटी दी गई है। तो जिसको भी जब भी डेटा ट्रांसमिट करना है इमीडिएटली चैनल के सेंस किए बगैर अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट, लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए एक्नॉलेजमेंट दिया गया है कि इन केस यदि कोई शेयर्ड मीडिया को यूज़ कर रहा है, ये हमारा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और इसने अपना फ्रेम्स ट्रांसमिट किया, तो ये फ्रेम डी को यदि ट्रांसमिट किया गया है तो जैसे ही ये फ्रेम डी को मिलेगा इन ए प्रॉपर वे, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देंगे कि भाई हमने फ्रेम ए को रिसीव कर लिया। अब ए का दूसरा फ्रेम फिर ट्रांसमिट होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे हम कोलिजन को मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि हम रैंडमली डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोई भी फ्रेम कभी भी हमारा कोलाइड हो सकता है और डेस्टिनेशन को प्रॉब्लम होगा। तो इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से ये पता चलता है कि यदि ए के पास 3 फ्रेम हैं तो इस 3 फ्रेम में फर्स्ट फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ए को भी पता है कि मेरा पहला फ्रेम ट्रांसमिट हो चुका है इन ए प्रॉपर वे। दूसरे फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे, इसका यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया देन वो तीसरे फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है उसकी कॉपी ए पर भी होगी, ए पर उसकी एक कॉपी रहेगी। जैसे ही वो ट्रांसमिट होगा ये सारे फ्रेम यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये सारा फ्रेम हमारे इस डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट की बेसिस पे हम कोलिजन को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं और डेटा को प्रॉपर वे में ट्रांसमिट कर सकते हैं। नो कोलिजन डिटेक्शन, एलोहा में कोलिजन डिटेक्शन यानी सीडी की फैसिलिटी नहीं होती। रीट्रांसमिशन, डेटा को हम बार बार ट्रांसमिट करते हैं। यदि डी ने कहा कि भाई हमें फ्रेम नंबर 2 नहीं मिला, इसका नैक एक्नॉलेजमेंट की जगह पे नैक मिल गया, नो एक्नॉलेजमेंट, तो इस नैक की वजह से सेंडर ए फ्रेम नंबर 2 को रीट्रांसमिट कर सकते हैं। रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको बैकअप टाइम कहते हैं। अब ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बैकअप टाइम कहते हैं। सपोज ए डेटा डी को ट्रांसमिट करना चाह रहा है, हमारा डी है जो कि डेस्टिनेशन है, ये मेरा डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। इस सोर्स के पास 3 फ्रेम्स हैं 1 2 3, जिसको ये ट्रांसमिट करना चाहता है। इसने फर्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट किया। अब यदि फर्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट किया और सेम टाइम में सी ने भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो ऑब्वियसली कोलिजन होगा। इस कोलिजन को काउंट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कोलिजन हुआ तो कोलिजन की संख्या हो गई 1। अब ए फ्रेम 1 को रीट्रांसमिट करेंगे, ए फ्रेम 1 को रीट्रांसमिट करेगा लेकिन इमीडिएट नहीं, वो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, जिसको हम बैकअप टाइम कहते हैं। अब कितनी देर तक वो वेट करेगा, ये इस रैंडम अमाउंट पर डिपेंडेंट है। रैंडम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइम इसने फ्रेम को सेंड किया, कोलिजन हुआ, ये थोड़ी देर रैंडम टाइम तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर से फ्रेम नंबर 1 को ये ट्रांसमिट करेगा। यदि सेकेंड टाइम हमने इस फ्रेम को ट्रांसमिट किया और इस वक्त किसी और नोड ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, अगेन सेम फ्रेम नंबर 1 फिर से कोलिजन होगा और इस कोलिजन को, चूंकि फ्रेम 1 का एक कोलिजन हो चुका था, ये इसका दूसरा कोलिजन कहलाएगा। जब तक फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट ए को नहीं मिलता तब तक ये ट्राई करेगा, मगर ये कोलिजन कितनी बार तक ट्राई करेंगे,
इसकी संख्या लिमिट होती है जिसको हम कहते हैं के मैक्स, यानी मैक्सिमम कोलिजन कितना होगा। तो मैक्सिमम कोलिजन ये 15 टाइम्स तक ट्राई करेगा फर्स्ट फ्रेम सेम फ्रेम को ट्रांसमिट करने का। जैसे ही इस नंबर ऑफ कोलिजन के अंदर वो फ्रेम ट्रांसमिट होगा, फिर से वो सेकेंड फ्रेम पर स्टार्ट होगा और सेकेंड फ्रेम के लिए कोलिजन फिर से 1 से काउंट होगी और इस फ्रेम को भी वो 15 टाइम्स तक चेक करेगा कि ये डेटा ट्रांसमिट हुआ है या नहीं। और ट्रांसमिशन का नॉलेज इसको एक्नॉलेजमेंट से मिल जाएगा। जैसे ही इसकी ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, नैक मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो फ्रेम ट्रांसमिट नहीं हुआ। वो नेक्स्ट रैंडम अमाउंट तक वेट करने के बाद सेम फ्रेम को सेंड करेंगे। यदि सेकेंड फ्रेम ट्रांसमिट हो गया तो थर्ड का फिर से हमारा कोलिजन स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 से। तो ये कोलिजन जो हमारा है वो कोलिजन का मैक्सिमम संख्या 15 होता है और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम को निकालने का फॉर्मूला होता है कि आर का वैल्यू, ये मेरा कोलिजन संख्या है, आर की वैल्यू 0 to 2 to the पावर k-1 का वैल्यू यूज करते हैं, k-1। अब इसमें यदि कोलिजन 1 है, पहले फ्रेम को हमने भेजा, कोलिजन हुआ तो k की वैल्यू 1 हो गई। अब k की वैल्यू 1 हो गई तो इस फॉर्मूले में यदि हम रखें तो 0 to 2 to the power 1 that is 2 minus 1 0 to 1 sorry 0 to 2 to the power 1 2 minus 1 that is 1। तो इसके दो वैल्यू हो गए, यानी अब 0 and 1। अब इसी फ्रेम को फर्स्ट कोलिजन के बाद वो या तो 0 टाइम में सेंड कर सकता है या 1 यूनिट टाइम के बाद सेंड कर सकता है। इसी टाइम को हम रैंडम टाइम कहते हैं। लेकिन यदि फर्स्ट कोलिजन में डेटा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, 0 टाइम और 1 यूनिट टाइम में हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, सेकेंड टाइम हम ट्रांसमिट करेंगे। सेकेंड टाइम भी यदि कोलिजन हो गया तो उस केस में हमारा जो k का वैल्यू है वो 2 होगा और इस 2 के अकॉर्डिंग रैंडम टाइम निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा 0 to 2 to the power 2 minus 1 और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 0 to 2 to the power 2 that is 4 minus 1 3। यानी अब हम रैंडम वैल्यू कौन कौन सा ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अब इसमें से कोई एक वैल्यू लेना होगा हमें। जैसे जैसे हमारा कोलिजन की संख्या बढ़ेगी ये वैल्यू हमारा चेंज होगा और इंक्रीज करेगा। यदि k का वैल्यू 3 हो गया तो उस केस में हमारा ये वैल्यू होगा 2 to the power 3 that is 8 minus 1 यानी 7, 0 to 7, 0 से लेकर के 7 तक के बीच में हम इसको सेंड कर सकते हैं। फर्दर इस रैंडम अमाउंट को और कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका बैकअप टाइम क्या होता है इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर हमारा एलोहा भी डिपेंडेंट है, सीएसमा भी डिपेंडेंट है और सीएसमा सीडी भी डिपेंडेंट है। यहाँ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जो बैकअप टाइम और रैंडम टाइम के बारे में बता रहे हैं। ये सारे फीचर्स को एलोहा में हम लोग यूज करते हैं। एलोहा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। एलोहा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वल्नरेबल पीरियड क्या है वो फाइंड आउट करना। और प्योर एलोहा में कोई भी नोड एनी वन एनी टाइम कैन ट्रांसमिट द डेटा। कोई भी नोड कभी भी किसी भी समय डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होगा। स्लॉटेड एलोहा के केस में हम डिफरेंट नोड को अलग अलग टाइम में डेटा को ट्रांसमिट करने का परमिशन देते हैं।
अब इस स्लॉटेड एलोहा से क्या बेनिफिट होता है, इसको हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि कोई रोड है और इस रोड पे हमारा स्कूल ए है, दूसरा स्कूल बी है, तीसरा स्कूल सी है। यहाँ पर यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 5000 है और इस जगह पे 6000 है, यहाँ 7000 है। यदि सारे स्कूल्स अपने स्कूल का स्टार्टिंग टाइम सेम रख दें, यदि ये तीनों स्कूल का स्टार्टिंग टाइम हमारा 7 AM है, तो इस रोड पर ट्रैफिक की संख्या हो जाएगी 5, 6, 11, 7, 18,000 स्टूडेंट्स एट ए टाइम जाएंगे, जिसमें कोलिजन की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन यही काम यदि हम कुछ इस तरह से करें कि ए को 7 AM में डेटा स्टूडेंट का स्कूल की स्टार्टिंग टाइम यदि 7 AM में रख दें और इसके आधे घंटे के बाद बी का रखें 7:30 में ये डेटा ट्रांसमिट, ये अपने स्टूडेंट्स को बुलाएं और सी 8 AM में अपने स्टूडेंट्स को यदि कॉल करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इसी ट्रैफिक पर जिस पर कि लोड हमारा 18,000 स्टूडेंट्स का था, अब घटकर मैक्सिमम 7000 होगा, क्योंकि 7 AM में 5000 स्टूडेंट्स का जो अराइवल टाइम है वो फिनिश हो चुका होगा, 7:30 तक वो फिनिश हो चुका होगा। 7:30 में ये अपने 7000 स्टूडेंट को ये स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, तो इनका अराइवल टाइम अलग हो गया। इनका अराइवल टाइम 8 AM में है, 8 AM में 6000, तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि इस ट्रैफिक पर जो लोड है वो सिर्फ 7000 है। लेकिन दोनों की टाइमिंग यदि तीनों की टाइमिंग यदि 7 AM कर दें, एक टाइम में यदि हम कॉल करते हैं, तो इस ट्रैफिक पर और इस शेयर्ड मीडिया पर ट्रैफिक लोड बढ़ जाएगा, जो कि 18,000 हो जाता है। तो यहाँ पे कोलिजन की संभावना ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं स्लॉटेड, यानी हम हर एक स्कूल का टाइम स्लॉट डिसाइड कर दिया और हर स्कूल उसी टाइम स्लॉट के अंदर में अपने स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। तो स्कूल ए 7 AM में अपने स्टूडेंट को कॉल करेंगे, स्कूल बी अपने स्टूडेंट को 7:30 AM में कॉल करेंगे, 7:30 में ए और सी अपने स्टूडेंट को कॉल नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं कि हम एट ए टाइम किसी एक नोड को डेटा ट्रांसमिट करने का या शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करने का परमिशन देते हैं। तो इस तरह से स्लॉटेड यदि बना दे तो कोलिजन घटेगी, और कोलिजन जैसे ही घटेगी मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसी कंसेप्ट को यूज किया गया हमारे इस स्लॉटेड एलोहा में। इस स्लॉटेड एलोहा में इसी कंसेप्ट को यूज किया गया, जबकि प्योर एलोहा में कभी भी कोई भी नोड किसी भी समय डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे, जिसकी वजह से कोलिजन की संख्या बढ़ गई। और जब इसको हमने स्लॉटेड में भेजा तो स्लॉटेड में बेनिफिट क्या हुआ कि हर नोड का एक टाइम स्लॉट अलॉटेड है, वो अपना डेटा उसी टाइम स्लॉट्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरे के टाइम स्लॉट्स में वो अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर है, स्कूल ए 7:30 में अपने स्टूडेंट को कॉल नहीं कर सकते हैं, सी 7 AM में अपने स्टूडेंट को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल ऐसा बनाया गया कि स्लॉटेड एलोहा में हर नोड का अपना एक स्लॉट है और हर नोड अपने स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। इसी को हम कहते हैं स्लॉटेड एलोहा। इससे फायदा क्या है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसका थ्रूपुट क्या आ रहा है। यदि 100 फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें से 18 फ्रेम ही पहुँच पाता है, जबकि स्लॉटेड एलोहा में 100 फ्रेम यदि ट्रांसमिट करें तो उसमें करीब 36, यानी इसका जस्ट डबल हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सेम टाइम में, तो इसकी एफिशिएंसी इससे डबल हो गई।
यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे जो कि इस प्योर एलोहा का एफिशिएंसी या स्लॉटेड एलोहा का एफिशिएंसी कहलाता है। और इसी पर मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव और यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस होते हैं। एलोहा के फीचर्स हो गए, इसके डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब इस एलोहा का अपना डेफिनेशन है। बेसिकली ये बनाया गया था वायरलेस के लिए, लेकिन बाद में शेयर्ड मीडिया के लिए भी यूज करने लगे। एलोहा इज बेस्ड ऑन packet radio networks and it is developed to provide networking for the following scenario where central node is situated an island and different users nodes at different islands access the central node in which F1 is uplink and F2 is downlink। ये हमारा सेंट्रल नोड है। इस सेंट्रल नोड किसी आइलैंड पे है और इससे अदर नोड हमारा कनेक्टेड है जो डिफरेंट आइलैंड पे है। इनके बीच वायरलेस कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो सेंट्रल नोड में जब भी आप क्लाइंट से सेंट्रल नोड को डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट कर रहे हैं। और सेंट्रल नोड से जब हम क्लाइंट को डेटा ट्रांसमिट करते हैं, इसको हम F2 से डिनोट कर रहे हैं। क्लाइंट टू सेंट्रल नोड यदि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जिसको F1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे अपलिंक। और सेंट्रल नोड से जो डेटा हमारे क्लाइंट के पास आ रहा है, जिसको हम F2 से डिनोट कर रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग डाउनलिंक। यही चीज यहाँ पे बताया, F1 अपलिंक एंड F2 डाउनलिंक। वैसे भी यदि कंप्यूटर नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं तो क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट होता है। क्लाइंट टू सर्वर हमारा अपलिंक कहलाता है और सर्वर टू क्लाइंट हम डाउनलिंक कहते हैं। सर्वर से आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो इसको हम डाउनलिंक कहते हैं या डाउनलोडिंग कहते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे ये सेंट्रल नोड है। इस सेंट्रल नोड से इस क्लाइंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारा। F1 को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, F2 को हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। सेंट्रल नोड से जो भी डेटा जाएगा वो सारे नोड को मिलेगा, लेकिन F1 में कौन सा नोड एक्सेस होगा, ये एक्सेसिंग कंसेप्ट हमारा रैंडमली होगा। और इसी रैंडमली एक्सेस की वजह से इसमें एलोहा में दो बन गए। एक हो गया प्योर एलोहा और दूसरा हो गया स्लॉटेड एलोहा। प्योर एलोहा के केस में कोई भी नोड रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्लॉटेड एलोहा के केस में हर नोड का टाइम स्लॉट अलॉटेड है। उसी टाइम स्लॉट में वे अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्कूल का एग्जाम्पल आपको बताया। इसमें बैकअप टाइम क्या होता है? दो तरह के हम लोग इसमें टाइम जनरली यूज करते हैं। एक होता है प्रोपगेशन टाइम, दूसरा होता है ट्रांसमिशन टाइम। अब ये ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपगेशन टाइम हर एक प्रोटोकॉल CSMA, CD सब जगह पे यूज करेंगे। इसका क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर दो नोड लिया, एक नोड ए है और दूसरा नोड बी है। सपोज करें ए के पास जो फ्रेम है, उस फ्रेम, बेसिकली फ्रेम क्या है, एक सेट ऑफ बिट्स है। इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट बिट्स होते हैं। तो यदि ए अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, यानी इस फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहा है, तो बिट नंबर ये मान लीजिए 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ये मेरा एक फ्रेम है जिस फ्रेम में 3 बिट्स दिए हुए हैं। अब इस कंप्लीट फ्रेम को ट्रांसमिट करने में इस कंप्लीट फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाह रहा है बी को। तो सबसे पहले ए अपने इस फ्रेम के फर्स्ट बिट 1 को ट्रांसमिट करेंगे, 1 को ट्रांसमिट करेंगे। ये 1 हमारा इस चैनल पे जाएगा। इस बीच में कहीं यदि कोई कोलिजन नहीं होता है तो ये सपोज कीजिए कि टाइम 7 से AM में ये ट्रांसमिट हुआ, लेकिन डिस्टेंस की वजह से इसको बी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यदि इसको ए से बी तक पहुंचने में 3 यूनिट टाइम लग रहा है, 3 यूनिट टाइम लग रहा है, इस 1 को यहां तक पहुंचने में 3 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो 7
AM में यदि हमने इसको भेजा है तो 7 AM में ये 7.01 के टाइम में ये इस जगह पे पहुंचेगा, 7.0 टाइम में वो यहाँ पर पहुंचेगा और इस 7.0 टाइम में इस जगह पहुंचने पर इसी समय B अपना डेटा ट्रांसमिट कर दे जिसका पहला फ्रेम हो, तो ये जो फ्रेम है इस फ्रेम से इस प्लेस पर कहीं कोलाइड होगा। कहने का मतलब है कि यदि A अपना पहला बिट डेस्टिनेशन को सेंड करता है और जो इसका टाइम है पहुंचने का, जैसे कि यहाँ पर प्रोपगेशन टाइम था हमारा 3 मिनट्स, लेकिन 3 मिनट्स तक यदि किसी ने कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, किसी बिट को ट्रांसमिट नहीं किया, तो कहीं कोलिजन नहीं होगा क्योंकि वो प्रोपगेशन टाइम कंप्लीटली अवेल कर रहा है। लेकिन 3 यूनिट टाइम के पहले ही यदि किसी ने अपने फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया, जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और यही चीज यहाँ भी दिखाया है, तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा। और यही चीज हम बता रहे हैं कि इसमें प्रोपगेशन डिले होता है। प्रोपगेशन डिले क्यों है? क्योंकि नोड 1 नोड 2 से कुछ डिस्टेंस पे है। इस बिट को नोड 1 से नोड 2 तक पहुंचने में डिस्टेंस की वजह से जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। और यदि इसका प्रोपगेशन टाइम 3 मिनट्स है तो 3 मिनट्स के अंदर यदि किसी नोड ने डेटा ट्रांसमिट किया, कोलिजन होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। यदि नोड 1 अपना पहला फ्रेम 7 AM में ट्रांसमिट किया और इसको पहुंचने में 3 मिनट्स का टाइम चाहिए, लेकिन 7.02 पर नोड 2 ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, जबकि ये 7.03 में यहाँ पर पहुंच जाता, मगर उसके पहले ही नोड 2 ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो ये कोलाइड होगा, कोलिजन होगा। और ये कोलिजन क्यों हुआ? ड्यू टू दिस प्रोपगेशन डिले। और इसी प्रोपगेशन डिले को हम यहाँ पे प्रोपगेशन टाइम में कैलकुलेट करेंगे। अब ये प्रोपगेशन टाइम क्या होता है इसको डिस्कस। प्रोपगेशन डिले डिस्टेंस, दो नोड के बीच डिस्टेंस की वजह से एक फ्रेम को दूसरे लोकेशन पर पहुंचने में जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन डिले कहते हैं। और ये डिस्टेंस और बैंडविड्थ पर डिपेंडेंट है। बैंडविड्थ यदि हाई होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो ये प्रोपगेशन डिले घटेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो भी प्रोपगेशन डिले घटेगा। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो और बैंडविड्थ कम हो तो ये प्रोपगेशन डिले बढ़ जाएगा। किसी भी फ्रेम का प्रोपगेशन डिले के अंदर यदि कोई दूसरा नोड ट्रांसमिट करते हैं तो कोलिजन होगा। अब इसी चीज़ को हम दो अलग अलग टर्म से डिफाइन करेंगे, जिसको कहते हैं प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम के लिए कहता है कि यदि नोड ए का फ्रेम में 101 है तो इसका फर्स्ट बिट फ्रॉम ए टू डेस्टिनेशन या सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने में जो टाइम लगेगा, किसी एक बिट को, फ्रेम के एक बिट को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। इट इज द टाइम टू प्रोपगेट और मूव अ सिंगल बिट। इस फ्रेम के एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। It is the time to propagate or move a single bit from the source station to the destination station. सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एक बिट को जो भी समय लगता है that is called propagation time and it is denoted by TP, propagation time. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, और डेटा लिंक लेयर पर जो भी डेटा होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होते हैं, और फ्रेम के अंदर में एक से अधिक बिट्स होते हैं। तो एक बिट के ट्रांसमिट होने में
जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टीपी। तो 3 बिट्स को यहाँ तक ट्रांसमिट होने में जो टाइम लगेगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम निकालते हैं, यानी पूरे फ्रेम को ट्रांसमिट होने में टाइम क्या लगा। 3 बिट्स है तो टाइम, यदि यहाँ पे 5 बिट है तो 5 बिट का टाइम 3 बिट से ज़्यादा होगा, 7 बिट है ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो फ्रेम का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका टोटल टाइम डिपेंड करेगा। एक बिट को ट्रांसमिट होने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन टाइम, और पूरे फ्रेम को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम, और इसको हम टीटी से डिनोट करेंगे। ये दोनों टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम टू ट्रांसमिट अ सिंगल फ्रेम, ये सिंगल फ्रेम है, इसमें और भी फ्रेम्स हो सकते हैं, और ये फ्रेम हमारा यदि सिंक्रोनस है तो हर फ्रेम की साइज सेम होगी, और एसिंक्रोनस है जैसा ऊपर हम के स्लाइड में हम बता चुके थे कि फ्रेम की साइज फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स है सिंक्रोनस कहलाएगा, और यदि वेरिएबल है एसिंक्रोनस कहलाएगा। जो भी रीजन हो, यदि हमारा फिक्स साइज है तो एक फ्रेम को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम। और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द टाइम टू ट्रांसमिट अ सिंगल फ्रेम फ्रॉम द सोर्स स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन। इस तरह से हमारे पास प्रोपगेशन हो गया। प्रोपगेशन डिले डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और बैंडविड्थ पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वल्नरेबल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन टाइम इज वल्नरेबल, और ये वल्नरेबल टाइम होगा T0 प्लस TF। TF TT भी कह सकते हैं या फ्रेम कह सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइम को ही हम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम भी कह सकते हैं, तो ये TF से भी डिनोट होता है, TT को हम TF से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये वल्नरेबल पीरियड होता है T0 प्लस TF माइनस T0 माइनस TF, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो 2TF होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन इन प्योर एलोहा। इसमें प्योर एलोहा में 2 तरह के कोलिजन हो सकते हैं, कोलिजन विद द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड कोलिजन विद द एंड ऑफ द फ्रेम। किसी फ्रेम के स्टार्टिंग में कोलिजन हो सकता है या फ्रेम के एंडिंग में कोलिजन हो सकता है।